लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने मुकम्मल कर लिए। नाउ ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस या अदर इक्वेशंस, दिस इज न्यू चैप्टर, ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस, ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस या ग्राफ्स ऑफ अदर इक्वेशंस। अभी तक हम लोगों ने जस्ट स्केचिंग सीखी है, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ स्केचिंग सीखी है। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं स्केचिंग के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, स्केचिंग एंड प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ्स के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं जब ये बात बता दूं कि प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ्स में हम इस वक्त सिर्फ दो प्लॉट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लीनियर इक्वेशंस के बारे में, लीनियर इक्वेशंस के बारे में, और सेकेंडली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। जब हम लोग बात सुने, जब हम लोग लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं तो वी ऑल नो दैट ऑलरेडी व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। इट इज क्या बच्चों, mx प्लस c। इट इज mx प्लस c। m क्या होता है इसमें, व्हाट इज m, इट इज नोन एज द ग्रेडियंट, एंड व्हाट इज c, इट इज नोन एज द y इंटरसेप्ट। ग्रेडियंट इसका पॉजिटिव भी हो सकता है या इसका ग्रेडियंट नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर देखा जाए ग्राफ को प्लॉट करने की निगाह से, यह है आपका x एक्सिस, यह है आपका y एक्सिस, दिस पॉइंट इज ओरिजिन। ये पॉइंट कौन सा वाला है, ओरिजिन। लीनियर इक्वेशन की तरफ जब हम देखते हैं और इसका जब ग्राफ के बारे में सोचेंगे, ग्राफ कैसा होगा इसका, ग्राफ कैसा होगा इसका, कौन सी लाइन, कैसी लाइन, स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा होता है बच्चों, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब वो स्ट्रेट लाइन किस किस्म की होगी, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, अब ग्रेडियंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और इंफिनिटी भी हो सकता है। सो स्ट्रेट लाइन इधर वो यहां से आ सकती है नीचे की तरफ, ऐसी भी हो सकती है स्ट्रेट लाइन, या स्ट्रेट लाइन उस तरफ से भी आ सकती है। जब स्ट्रेट लाइन आपकी राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम की तरफ जाएगी तो उसमें m क्या होगा, m क्या होगा गर्ल्स एंड बॉयज, m पॉजिटिव होगा। m कैसा होगा इसके अंदर, पॉजिटिव। इसी तरह से जब लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ आएगी तो इसका m क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए हम लोगों ने ग्रेटर देन जीरो का लफ्ज इस्तेमाल किया, नेगेटिव के लिए हम लोगों ने लेस देन जीरो का लफ्ज इस्तेमाल किया, क्योंकि माइनस में कोई चीज होती है तो वो एविडेंट है ये बात कि इट मस्ट बी लेस देन व्हाट, जीरो। सेकेंडली इसके अलावा अगर हम एक कोई बात करें, ऐसी लाइन फॉर एग्जाम्पल कोई इस किस्म की लाइन है, सॉरी गलत हो गई, अच्छा ये एक ऐसी लाइन है जिसमें ग्रेडियंट किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। ग्रेडियंट किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। आज आपसे ये बात डिस्कस की जा रही है बच्चों, दिस लाइन विल हैव एन इक्वेशन सच एज y इक्वल टू mx प्लस c। इस लाइन की भी यही इक्वेशन होगी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c ही होगी, लेकिन इसका m क्या है, नेगेटिव, और इसका m क्या है, ये m पॉजिटिव है, इसका m क्या है, नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, इसका y इंटरसेप्ट। इस पॉइंट को c कहा जा सकता है कि नहीं, और कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस पॉइंट के, 0, c। सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी क्या होगा इसका, c। इसके भी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, c। क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, 0, c। यहां का c नेगेटिव है या पॉजिटिव, ऊपर वाला c नेगेटिव है पॉजिटिव,
पॉजिटिव है। तो यहाँ का जो आंसर सी है इट इज पॉजिटिव, बट इस इक्वेशन का सी क्या है? नेगेटिव, बिकॉज वो नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर जाके क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, और ये जो लाल वाली जो इक्वेशन है इसमें ग्रेडियंट ही थ्रू आउट क्या हो गया? 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स, वो वाला पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0, और सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा इस पूरी इक्वेशन के अंदर? y इक्वल टू सी रह जाएगा। क्या रह जाएगा? y इक्वल टू सी रह जाएगा। तो इसकी इक्वेशन होगी, क्या इक्वेशन होगी इसकी? y इक्वल टू सी, और इसका c कौन से वाला है? डेफिनेटली ये वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट? जो दूसरा पॉइंट यहां पे मेंशन्ड है। ठीक होगी। एक तीसरी जो सी लाइन है, चौथी लाइन, वो है वर्टिकल लाइन। वो y की सूरत में नहीं डिफाइन होती, वो किस सूरत में होती है? x की सूरत में होती है। x इज इक्वल टू x इंटरसेप्ट, x इज इक्वल टू x इंटरसेप्ट। देखें, पहला कॉन्सेप्ट तो एज ए स्टूडेंट क्या होना चाहिए? चीज को सीखें, चीज को समझें, उसके लिए एफर्ट लगती है। आप फोकस पूरे का पूरा व्हाइट बोर्ड की तरफ करें। जब चीज सीख ली जाए, चीज समझ ली जाए, तो घर जाएं, उसको क्या करें? रिवाइज करें और उसको याद करने की कोशिश करें। मैथ्स है ना, तो दोनों चीजों से याद होगी। एक तो लिख लिख के भी याद होगी, और एक वैसे ही देख देख के रिवाइज करके भी याद होगी। कभी भी आपसे कोई भी बंदा बात पूछे या कोई सवाल पूछे, जो चीज पढ़ ली है ना, एटलीस्ट वो तो आनी चाहिए। जैसे आज अगर सर ने ग्रेडियंट का सवाल पूछा तो आपको नहीं आता था, तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का। ग्रेडियंट तो यूं समझ ले, मैं फिर से कहूंगा, इट इज ए फॉर एप्पल एंड बी फॉर बॉल। ग्राफ्स की ए फॉर एप्पल एंड बी फॉर बॉल बन चुकी है अब हमारे लिए, क्योंकि हम इतना आगे निकल चुके हैं ग्रेडियंट से। तो ये आपसे ये वाली बात है, कोई नींद में भी पूछे ना तो सबको आनी चाहिए। क्लियर हो रही है? ऐसे तो नहीं होगा ना कि मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ, मैं आपसे फिजिक्स की बात कोई पूछूं, तो चूंकि सर मौजूद नहीं है तो आप बोलें जी मुझे तो नहीं आती। उधर की क्लास में मैथ्स की कोई बात पूछे तो आप बोलें मुझे तो नहीं आती। कुछ चीज़ों तो मुझे पता है कि फिजिक्स में ओ लेवल्स में पढ़ाई जाती हैं और पढ़ाई जा रही हैं, तो वो आपको याद आपने करनी है। जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि कुछ एफर्ट्स कामयाब आप लोग हो रहे हो, ग्रेड्स आप लोग के आने हैं, अचीवमेंट्स आप लोग की होनी है, हम तो सिर्फ आपको हेल्प कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाई जस्ट इमेजिन वी बोथ आर प्लेइंग इन द सेम टीम एंड वी आर योर हेल्पर्स। तो काम आपने करना है, और यही इसी बेस के ऊपर जिंदगी इंसान की जुड़ी हुई होती है कि किसने कामयाब होना और किसने कामयाब नहीं होना। बच्चा 100-200 बैठ के पढ़ रहा हो, उसमें से जो मेहनती है वो सिर्फ आगे निकलेगा, बाकी सारे पीछे रह जाएंगे। तो ये फैसला बच्चे ने खुद करना होता है, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। समझ आ रही बात ही कि नहीं? सो यहां तक ये बातें समझ आई। अब मैं ग्रीन पेन से एक और लाइन बनाता हूं, दैट इज अ लिटिल डिफरेंट लाइन, लेकिन it is a line which is parallel to y axis, and we can say that it is perpendicular to horizontal या x axis. इसकी जो लाइन होगी it will always be explained in terms of x is equals to x intercept. x is equals to x intercept. ये जो पॉइंट है ना जहां पे ये आके काटता है x एक्सिस को, इसको x इंटरसेप्ट कहा जाता है। हर लाइन का x इंटरसेप्ट हो सकता है, यानी कि इसका x इंटरसेप्ट ये होगा, इसका x इंटरसेप्ट ये होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन का x इंटरसेप्ट नहीं होता। एंड द कोऑर्डिनेट्स फॉर जनरली कोऑर्डिनेट्स फॉर x इंटरसेप्ट क्या होंगे? x, 0। जिस तरह से नहीं, y इंटरसेप्ट के जनरल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, c होते हैं कि नहीं? 0, y होते हैं, y की जगह c आ जाएगा। इसी तरह से जो x इंटरसेप्ट होता है उसके जनरल कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0। अब मैं c का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, यहां पे कोई और वेरिएबल बताएं। a, तो ये x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? a बन जाएगा। a कौन सा वाला पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर? ये वाला पॉइंट, इसको क्या नाम दे दिया जाएगा? a कह दिया जाएगा। ये बात सबको समझ आ गई कि नहीं? तो ये बातें थी किससे रिलेटेड? ये थी हमारी लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड। अब कोई भी मिसाल के तौर पे एक इक्वेशन आती है, जैसे फॉर एग्जांपल 3y + 2x = 9। आप इसको, अगर वो कहता है कि आप इसको स्केच करके बताइए, तो यस वी कैन स्केच सच टाइप ऑफ एन इक्वेशन। हम इसको स्केच कर सकते हैं, सिर्फ किस तरह से? बाय मेकिंग y सब्जेक्ट एंड नोइंग द ग्रेडियंट एंड y इंटरसेप्ट। y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बन जाएगा y = -2x + 9, और y के साथ यहां पे क्या लिखा हुआ होगा? क्या लिखा हुआ होगा? 3 लिखा होगा ना। अब ये जो 3 यहां पे लिखा हुआ है, दूसरी तरफ जाकर ये क्या हो जाएगा? पहली टर्म के साथ भी डिवाइड होगा और दूसरी टर्म के साथ भी जाकर डिवाइड होगा। होता ये नेचुरली सारों के साथ डिवाइड है,
नेचुरली ये सारों के साथ जाके डिवाइड होता है, लेकिन हम इसको अपनी आसानी के लिए अलग अलग लिख देते हैं ताकि टर्म्स को अलग किया जा सके। ये क्या बनेगा यहाँ पे y, और ये क्या बनेगा -2/3 x प्लस, ये क्या चीज डिफाइन कर रहा है, लाइन कैसी होनी चाहिए, लाइन कैसी होनी चाहिए, जरा हाथ का इशारा बताएं, वहां से आएगी इस तरफ और ये y एक्सिस को कहां पे काटेगी 3 के ऊपर, तो ये आ गया उसका y इंटरसेप्ट और ये आ गया उसका नेगेटिव ग्रेडियंट। तो जब मैं इसको स्केच करूंगा, तो स्केच करते हुए मैं ये लाइन ऐसी कोई ड्रॉ करता हूं, ये वाला पॉइंट कौन सा बताऊंगा, कौन सा पॉइंट है ये 3। और 100% स्केच करेक्ट कब होता है, जब आपको ये भी पता चल जाए 100% स्केच, तब आपका जाके क्या होगा करेक्ट होगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अभी तो आपने सिर्फ y इंटरसेप्ट बताया और ग्रेडियंट की को देख के उसकी शक्ल बता दी कि ग्राफ विल कम फ्रॉम लेफ्ट टॉप एंड इट विल गो टुवर्ड्स द राइट बॉटम। यू जस्ट टोल्ड अबाउट दीज टू डिटेल्स, बट इफ you want to make your sketch 100% correct, you must know the x intercept, and I told you x intercept की coordinates क्या होते हैं, x, 0 होते हैं। What are the coordinates of x intercept? x, 0। अब इस इक्वेशन में x की जगह x, y की जगह 0 पर, बेशक इसमें डाल लें या इसमें डाल लें, बात तो एक ही है कि नहीं बच्चों, है कि नहीं ये बात? बिकॉज ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन 3 डिफरेंट इक्वेशंस है या सेम इक्वेशंस है? सेम इक्वेशंस है। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए x की वैल्यू x, y की वैल्यू क्या डाल दें 3 मल्टीप्लाई बाय 0 विल बिकम व्हाट, ये बन जाएगा 3 into 0 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 9, 0 इधर आ जाएगा। या प्लॉट करने के अलावा आप जब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ड्रॉ करना, प्लॉट करना या ड्रॉ करना दोनों एक ही चीज है, प्लॉट करना या ड्रॉ करना एक ही चीज है। अच्छा, वेल व्हेन वी टॉक अबाउट सेकंड थिंग, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं जरा। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स अ लिटिल हायर डिग्री वाली इक्वेशंस, थोड़ी डिग्री हम हाई करते हैं उसकी। पहली वाली जो इक्वेशन थी लीनियर इक्वेशन की डिग्री क्या थी बच्चों? इसकी डिग्री क्या थी 1 डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल विच इज प्रेजेंट इन एन इक्वेशन। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को कहते हैं। डिग्री किसको कहते हैं? हाईएस्ट। क्वाड्रेटिक की कोई जनरल फॉर्म मुझे बता सकते हैं जी? What is the general form of quadratic equation? ax square plus bx plus c is equals to, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अलजेब्रा की जनरल फॉर्म है, इक्वल टू 0 वाली। मेरी बात समझना जरा, तवज्जो रखें। इक्वल टू 0 जो सी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अलजेब्रा, उसमें इक्वल टू 0 कहा जाता है, इन विच यू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 वैल्यूज ऑफ x। इन फैक्ट अब 2 वैल्यूज x की निकालते हैं अलजेब्रा के अंदर, लेकिन जब मैं ग्राफ्स की बात करूंगा तो ये मैं 0 की जगह क्या लिख दूंगा बच्चों? क्योंकि मुझे पता है कि ग्राफ के अंदर 2 एक्सेस होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सेस और एक होता है वर्टिकल एक्सेस, एक होता है इंडिपेंडेंट एक्सेस और एक होता है डिपेंडेंट एक्सेस। हॉरिजॉन्टल एक्सेस को कौन सा एक्सेस भी कहते हैं? दिस इज इंडिपेंडेंट एक्सेस, क्योंकि जितनी भी वेरिएबल्स आप अपनी मर्जी से वैल्यूज किसी इक्वेशन में पुट करते हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, उनको हमेशा एक्स एक्सिस पर रखा जाता है। जैसे फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स के अंदर टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता, वो हमेशा आपको एक्स एक्सिस के ऊपर दिखाई देगा। टाइम के जितने भी ग्राफ होंगे किसी भी दूसरी क्वांटिटी के साथ, टाइम इटसेल्फ अपने आप को कहां पे प्लेस करेगा? एक्स एक्सिस पे प्लेस करेगा। अब ये भी एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हम लोग अपनी मर्जी से वैल्यूज किसके अंदर पुट करेंगे? एक्स के अंदर पुट करेंगे, और उसमें प्लस माइनस करके जो आंसर्स आएंगे उसको हम y को नॉमिनेट कर देंगे या y की इक्वल पुट कर देंगे। तो y डिपेंड करता है किसके ऊपर? x की वैल्यूज के ऊपर। सो x एक्सिस इज आल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट एक्सिस। इन एनी इक्वेशन जिसमें आप अपनी मर्जी से किसी वेरिएबल में वैल्यूज पुट करें, वो वेरिएबल हमेशा x एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया जाएगा। कोई भी इक्वेशन हो, इन एनी इक्वेशन
not necessarily having x and y as variables. They might have variables such as s and t. For example, I write an equation such as, एक इक्वेशन में लिखता हूं s is equals to 2t square plus 4t minus 9. अब एक इक्वेशन मैंने लिख दी, इसमें ना x है और ना इसके अंदर y है, इसमें सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से वाले, s और t. अब यहां पे t की वैल्यू जो सी है आप अपनी मर्जी से पुट करेंगे. तो t कहां पे प्लॉट किया जाएगा, किधर प्लॉट किया जाएगा, x एक्सिस के ऊपर. x एक्सिस के ऊपर वैल्यूज किसकी आएंगी, t की आएंगी. और इसी तरह से y एक्सिस के ऊपर वैल्यूज किसकी आएंगी, यहां पे वैल्यूज आएंगी किसकी, s की वैल्यूज आएंगी. क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं. अगर मैं इसको यू लिख दूं, डू यू रिमेंबर, आपको मैंने फंक्शंस में भी एक चीज दिखाई थी, ये लिखते रहना साथ साथ. f of x is equals to 2x plus 9. एक फंक्शन है f of x is equals to 2x plus 9. तवज्जो रखें. अब इसमें भी x एक्सिस, x के अंदर आप अपनी मर्जी से वैल्यूज पुट करेंगे और जो भी आंसर आएंगे वो आपके y एक्सिस के ऊपर प्लॉट किए जाएंगे. तो डू यू रिमेंबर, मैंने यहां पर y एक्सिस लिखा था, मैंने कहा था इसी को एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, कौन सा वाला, f of x की वैल्यूज इस एक्सिस के ऊपर मेंशन होंगी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं इसके अंदर, तो f of 1 क्या आ जाएगा जवाब इसका, 2 into 1 is 2 plus 9 is, तो आंसर कितना आ जाएगा 11. तो ग्रुप क्या बना, 1, 11. ये एक वैल्यू, 1 किसकी वैल्यू होगी, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, और 11 किसका है, y एक्सिस का है. इसी तरह से मैं इसके अंदर अगर 2 डाल दूं, मैं इसके अंदर 2 डाल दूं, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, f of 2 is equals to 2 into 2 plus 9 which is equals to, लेगा 2 into 1 plus 9 जिसका आंसर आएगा 2 plus 9 जिसका आंसर आएगा 11. तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो 11 आंसर आया है ये x की किस वैल्यू के लिए आया था, 1 के लिए आया था. इफ यू वांट टू प्लॉट इट ऑन द ग्राफ, तो यू विल राइट इट लाइक दिस, x का आंसर है 1, x की वैल्यू थी 1, उसके लिए f of x का आंसर कितना आया था 11. तो जो ग्रुप बनेगा वो ये बनेगा, 1 के लिए 11 आंसर आया, 1 था x का, 11 था किसका, f of x का. 2 के लिए आंसर कितना आया था आपका 13 का, तो इनका ग्रुप बनेगा ऐसा. समझ आ रही बात. अगर आप इसको, हाँ वो चलता जाएगा, वो तो चलता जाएगा. अब आप अगर इसको ग्राफ पर प्लॉट करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो यहां पे कौन सी वैल्यूज आपने अपनी मर्जी से डाली थी, x की वैल्यूज ना. तो ये जो x की वैल्यूज है ये x एक्सिस पर प्लॉट की जाएंगी, x एक्सिस पर प्लॉट की जाएंगी, और इनके रेस्पेक्टिवली जो आंसर्स आए थे लेटर ऑन, आंसर्स का स्टेप बाद में था, ये 11 और 13 बाद में आए हैं. तो ये बाद में जो आंसर्स आए हैं ना, अब क्या 11 किसी और वैल्यू के लिए भी आएगा, x की कोई और वैल्यू डालूं तो 11 आंसर आएगा, नहीं आएगा. ये 11 सिर्फ बिलोंग कर रहा है x की 1 के लिए, 13 कभी भी दोबारा नहीं आएगा. ये सिर्फ तब आएगा जब x की वैल्यू क्या होगी, 2. सहर तवज्जो रखो. तो इसका जवाब फिर ये किस एक्सिस पर प्लॉट करना चाहिए, y एक्सिस पे प्लॉट करना चाहिए. तो इसका जब ग्रुप बना के लिखा जाएगा तो ये होगा 1, 11, ये होगा 2, 13, 1, 11 एंड 2, 13 एंड सो ऑन, और भी चलता जाएगा. उधर से ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये हमेशा जो ये वाला एक्सेस है, इट नेवर डिपेंड्स ऑन एनीवन. क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं. इस पे सिर्फ वो वाली वैल्यूज पुट इन की जाती हैं, तवज्जो रखें, इस पर सिर्फ वो वाली वैल्यूज पुट की जाती हैं जो किसी पर डिपेंड ना कर रही हो, वो जो अपनी मर्जी से डालते हैं. ये तो मैं सिर्फ x और y की बात बता रहा हूं, मैंने उससे प्रैक्टिकली आगे की भी बात आपको बताई कि यार अगर ये s t भी आ जाए, अगर एक इक्वेशन डेवलप हुई भी हो इस अंदाज में, आंसर्स s के आने हैं लेटर ऑन, वेरिएबल इसमें अपनी मर्जी से आपने t डालना है, t की वैल्यू पुट करनी, यानी t की वैल्यू 1 डालना. जब t की वैल्यू 1 डालें अगर इसके अंदर, तो t 1 का स्क्वायर क्या होगा, प्रमाण 1, 2 इंटू क्या हो जाएगा ये, फिर 2 into 1 plus 4 into 1 minus 9. क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं. तो
2 into 1 will be 2, plus 4 into 1 will be 4, minus 9. 2 plus 4 will be 6, 6 minus 9 will be minus 3. तो इस पूरे का जब यानी कि हम ये बात अगर कहें इस सिचुएशन में कि जब t की वैल्यू 1 थी तो s की वैल्यू कितनी आई? यस और नो? t की वैल्यू 1 थी तो s की वैल्यू कितनी आई? -3 आई. इसी तरह जब t की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आंसर s का क्या आएगा? डिफरेंट आएगा. t की वैल्यू 3 रखें, आंसर डिफरेंट आएगा. मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं समझ आ रही है आपको? अरे तो इसलिए हम कह सकते हैं कि t की वैल्यू हम डिसाइड कर रहे हैं, आंसर्स बाद में आते हैं. t की वैल्यू हम पुट करते हैं, आंसर्स बाद में आते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो वैल्यूज आप अपनी मर्जी से पुट कर रहे हैं वो हमेशा किस पे प्लॉट करना है? x एक्सिस के ऊपर. आसान होगी बात. और जो आंसर्स आ रहे हैं वो उसको हमेशा डिपेंडेंट एक्सिस के ऊपर, यानी कि डिपेंडेंट एक्सिस के ऊपर हमेशा क्या चीज प्लॉट की जा रही है? आंसर्स. क्या? आंसर्स. इंडिपेंडेंट एक्सिस में जो वैल्यू हम खुद से इनपुट कर रहे हैं, हम खुद से वैल्यूज उसको दे रहे हैं, तो इसमें सिर्फ कौन सी वैल्यूज आती हैं? विच वैल्यूज? इनपुट वैल्यूज. यस और नो? यस, वेरी गुड. फंक्शंस की दुनिया में इनपुट वैल्यूज को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डोमेन. और जो y एक्सिस के जो आंसर्स आते हैं हमको क्या बोलते हैं? रेंज. वेरी गुड. तो अगर फंक्शंस की दुनिया में मैं बात करूं तो x एक्सिस के ऊपर क्या प्लॉट किया जाएगा? फंक्शंस की दुनिया में x एक्सिस पर क्या प्लॉट किया जाएगा? डोमेन या रेंज? डोमेन प्लॉट की जाएगी. समझ रहे हैं कि नहीं? सो ये ऐसी जगह है जहां पे हम लोग डोमेन्स प्लॉट करते हैं. डोमेन ऑल एक्सपेक्टेड वैल्यूज. और यहां पे हमेशा क्या चीज आती है? उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर्स, यानी के रेंज. क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? रेंज देखनी है y एक्सिस को देखो, डोमेन देखनी है x एक्सिस को देखो. क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? समझ आई? लिख लिया सारों ने? ये नोट डाउन करें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉट ओनली बीइंग यूज्ड इन मैथ्स बट एज वेल एज इन फिजिक्स. अगर लीनियर स्ट्रेट होगी, अगर क्वाड्रेटिक है तो इट विल बी अ लिटिल. एक है लीनियर इक्वेशन और एक है हायर ऑर्डर की इक्वेशन. क्वेश्चन कभी भी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को ड्रॉ करने का नहीं आता, प्लॉट करने का नहीं आता. वो क्वाड्रेटिक या इससे भी हायर ऑर्डर की इक्वेशंस आती है, उसके अंदर ही वन ऑफ द माइनर पार्ट इज फॉर द लीनियर इक्वेशन. मैं ग्राफ्स की बात कर रहा हूं, ग्राफ की प्लॉटिंग की बात कर रहा हूं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस अलग हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग चीज है. अब आ गए हम लोग ग्राफ्स को किस तरह से ड्रॉ करना है, प्लॉट किस तरह से करना है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्केचेस. स्केचेस पीछे रह चुका है, वो कहानी खत्म हो गई है. समझ आ रही है? सो पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ्स कैसे बनेंगे, देन विल गो टुवर्ड्स द मेन लेक्चर जो कि है ड्रॉ किस तरह से करना है. सो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो जनरल फॉर्म है, इट इज ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0 और इज इक्वल्स टू y. ग्राफिकली इक्वल्स टू y डेफिनेटली. अब सुनना जरा, इसका जो ग्राफ होगा ना, हमेशा इट्स ग्राफ इट विल ऑलवेज बी, जैसे वहां का क्या था? स्ट्रेट लाइन. वहां की क्या थी? स्ट्रेट लाइन. यहां की ये बात है कि ये हमेशा पैराबोला बनेगा. ग्राफ का नाम है, थोड़ा सा बताता हूं. मैथ्स में इसके ग्राफ को बोला जाता है पैराबोला कहा जाता है. पैराबोला एक शेप को कहते हैं. इट्स अ शेप ऑफ अ ग्राफ. आप लोगों ने पैराबोला नहीं सुना हुआ, आपने स्ट्रेट लाइन सुना हुआ, तो यू नो स्ट्रेट लाइन कैसी दिखेगी. पैराबोला एक ऐसी शेप को कहते हैं विच लुक्स लाइक अ कप और इट लुक्स लाइक अ कैप. इस शेप को क्या कहते हैं? पैराबोला. क्या बोलते हैं इसको? पैराबोला. क्या बोला? पैराबोला. क्या बोला? पैराबोला. तो इसका आएगा जी पैराबोला. मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके बना देता हूं ताकि पैराबोलाज आपको आइडिया हो जाए. तो पैराबोला किस तरह का ग्राफ होगा? दो तरह के यहां पे ग्राफ्स बना देता हूं. या तो ग्राफ इस तरह का बनेगा, अ कैप शेप ग्राफ, a cap shaped graph, oh sorry, cup shaped graph. It's a cup shaped graph. या तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? a cap shaped graph.
कप शेप्ड या कैप शेप। अलीशा बातें नहीं किया करो, यहां तक आवाज आती है आपकी, कॉन्टिन्यूसली खिचड़ी चल रही होती है। दो ग्राफ्स हैं जी, एक है कप शेप और दूसरा है कैप शेप, ठीक होगी बात। ये कब बनेगा और ये कब बनेगा, ये भी इंतहाई आसान है, क्वेश्चन को या इक्वेशन को देख के बताया जा सकता है। यहां पे आप लोग किस चीज को देखते थे लाइन की शक्ल देखने के लिए? किसको देखते थे? ग्रेडियंट को। या तो ग्रेडियंट पॉजिटिव होता था या तो ग्रेडियंट, तो उससे आप डिसाइड कर लेते थे कि मुझे लेफ्ट से बनानी है या राइट से। मतलब बिफोर ड्राइंग, बिफोर प्लॉटिंग द ग्राफ, आपको अपने स्केच के बारे में 70% पहले पता चल जाता है कि मेरा ग्राफ ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं? एज एन एग्जामिनर सोच डेवलप हो जाती है ना, पेपर चेकर वाली सोच, क्या इसका आंसर ऐसा होना चाहिए। तो आपको इक्वेशन देख के आइडिया हो जाता है कि मेरी जो लाइन है वो ऐसी होनी चाहिए। सिमिलरली आप इस इक्वेशन को भी देख के बता सकते हैं कि मेरा ग्राफ कैसा होना चाहिए। तो निशानियां हैं कुछ, जैसे वो लीनियर इक्वेशन थी, सुन ले, वो कौन सी इक्वेशन थी? लीनियर इक्वेशन हमेशा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिफाइन करती है। तो जो हमेशा किसी भी इक्वेशन में, अभी बड़े कीमती अल्फाज हैं, ठीक है, वो बड़े कीमती अल्फाज हैं ये, किसी भी इक्वेशन का वो वेरिएबल जो उस इक्वेशन का नाम डिजाइन करता है या डिसाइड करता है, हमेशा उसका कोएफिशिएंट देखा करें। जैसे वहां पे x था तो x का कोएफिशिएंट इज द डिसीजन मेकर कोएफिशिएंट, वहां पे m क्या है? x का कोएफिशिएंट है। वो हमेशा आपको क्या चीज बताता है कि मेरा ग्राफ की शक्ल कैसी होगी। इट्स नोन एज m ओवर देयर। यहां पे ये m नहीं है, यहां पे वो खास वेरिएबल कौन होगा? x या x स्क्वायर। वहां पे आपका वेरिएबल का नाम या इक्वेशन का नाम किस वेरिएबल ने डिजाइन करवाया था? x ने। इक्वेशन का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन। नाम क्या है इक्वेशन का? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इस वजह से डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 1। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है इसमें? 1। जो भी वेरिएबल जिस पे आप हाईएस्ट पावर को तलाश कर रहे होते हैं उसका कोएफिशिएंट बड़ा जरूरी होता है। यहां पे उसके कोएफिशिएंट को m कहा गया, वहां पे m नहीं कहेंगे, वहां पे a कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? a। तो यहां पे वेरिएबल हमारे लिए कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कौन सा वाला? x स्क्वायर एज अ वेरिएबल सबसे ज्यादा क्या है हमारे लिए? इंपॉर्टेंट है। x स्क्वायर इज व्हाट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नहीं समझ आई मेरी बात? x स्क्वायर के साथ एक चीज लिखी हुई है, x स्क्वायर के साथ एक चीज लिखी हुई है, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। किसका कोएफिशिएंट? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इस वक्त क्या है बच्चों? a है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? a। अब a डिफाइन करेगा कि मेरी शेप कैसी होनी चाहिए। आसान है ना बात? तो जरा समझिएगा इस बात को। वहां पे x का कोएफिशिएंट था m ने डिजाइन करवाया या डिफाइन करवाया या डिसाइड करवाया कि उसकी शेप लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम या राइट टॉप टू लेफ्ट बॉटम। आसान थी ना वो बात? यहां पे भी वही एनालॉजी डेवलप करें कि which variable will be important? The one who is deciding the degree. X square is deciding the degree. So the variable written right next to the variable, coefficient of that variable who is deciding the degree of the equation, it is important. A है यहाँ पे। अगर तो A, if A is greater than 0, graph will be cup shaped, and if A is less than 0, graph will be cap shaped. Graph will be cap shaped. ग्राफ किस तरह का होगा? कैप शेप होगी उसकी। क्लियर हुई है बात कि नहीं? a लेस देन 0 का मतलब क्या है कि a क्या होगा? a is नेगेटिव, और यहां पे a is ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा? a is पॉजिटिव। a क्या है? पॉजिटिव। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? यहां पे जाती तौर पे जब x की वैल्यू बेशक मैं पॉजिटिव डालूं या इसमें नेगेटिव डालूं, स्क्वायर तो हमेशा क्या हो जाएगा? बोलो ना, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ना। अगर उस और ये भी बात दुरुस्त है कि बेशक नेगेटिव छोटी से छोटी चीज हो, -20 लिख दूं बेशक,
स्क्वायर उसका हमेशा एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर आएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अगर इसके साथ एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर और क्या हो जाएगा? छोटा होगा, बड़ा हो जाएगा? बताओ ना मुझे, सब बच्चे बताएं, आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा। तो इस ग्राफ को किधर जाना चाहिए? वाई में ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए ना। इसीलिए जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो जो सबसे बड़ी टर्म है ना वो ये वाली बनती है। फिर सबसे जो बिगर टर्म है वो ये वाली होती है। ये बात समझ रहे कि नहीं? सबसे बिगर टर्म हमेशा ये वाली बन रही होती है जब ए पॉजिटिव हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो वैसे ही क्या था? पॉजिटिव था। बेशक आप एक्स के अंदर नेगेटिव वैल्यूज डालें या एक्स के अंदर नेगेटिव डालें या पॉजिटिव डालें, एक्स स्क्वायर का आंसर हमेशा क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। अब उस पॉजिटिव चीज को रयान फुरकान दोबारा एक पॉजिटिव ए के साथ मल्टीप्लाई करा दे तो आंसर नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव ही रहेगा? स्टिल इट विल बी पॉजिटिव। सो इट मींस दैट जस्ट कीप ऑन गिविंग वैल्यूज ऑफ एक्स इन द पुटिंग वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इक्वेशन, योर आंसर विल गो अपवर्ड। किधर जाएगा आंसर? वाई का बड़े से बड़ा होता जाएगा आंसर। क्लियर हुई मेरी बात? दैट इज व्हाई दिस ग्राफ इज गोइंग किस तरफ? ऊपर की तरफ। ग्राफ किस तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। समझ आ रही है? रमेश आना है इधर। इन्फिनिटी तब आएगा जब एक्स की बहुत ही इन्फिनिटी वाली वैल्यूज आप पुट करना शुरू कर दें। एक्स की जितनी बड़ी वैल्यूज डालेंगे आंसर आएगा, लेकिन और बड़ा बड़ा आंसर आता रहेगा। और इसी तरह से जब आप ये वैसे बिहेवियर समझा रहा हूं, जैसे हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन की बहुत सारे एक्सरे निकाला ना, हर तरफ से उसको हमने देखा स्ट्रेट लाइन को, इसी तरह मैं आपको इसको हर तरफ से देखना सिखा रहा हूं। तो जब मैं इसको प्लॉट करूंगा, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, जब मैं इसको प्लॉट करूंगा तो या तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा या इसका ग्राफ मिसाल के तौर पे ऐसा बनेगा, या इसका ग्राफ फॉर एग्जांपल इस तरह का बनेगा, या इसका ग्राफ फॉर एग्जांपल इस तरह का बनेगा। तो ये दोनों एग्जांपल्स किसकी हैं? कैप शेप्स की हैं। और ये दो एग्जांपल्स किसकी हैं? कप शेप्स की एग्जांपल्स हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? एक और चीज इस इक्वेशन को देख के हम बता सकते हैं इन पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। ये पॉइंट्स कौन से हैं? ग्राफ्स के कौन से वाले पॉइंट्स? वाई इंटरसेप्ट्स हैं ये सारे। और ये हमेशा कौन बताता है? कांस्टेंट बताएगा। ये जो कांस्टेंट होता है ये बताएगा। यहां पे इस कांस्टेंट को सी कहा हुआ है हमने। आपको मालूम है कि इन तमाम जगहों के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? हमेशा 0, 0, और आखिरी वाले की भी 0, C। ऐसे ही है कि नहीं? बताओ बच्चों, क्लियर हो रही है मेरी बात? अच्छा एक बात सुने, अब यहां देखो ना, एक मिनट, ये जो हम इसको कहते हैं कि ये हमारा y इंटरसेप्ट है C के लिए निशानी क्या होनी चाहिए हमेशा हमारे जहन में? निशानी कोऑर्डिनेट्स की दुनिया में क्या होनी चाहिए कि x की वैल्यू 0 डालें, y की वैल्यू C डालें। अब कोई भी इक्वेशन में देता हूं, अब यहां पे x की वैल्यू जरा 0 डालो अपने दिमाग में। 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 मल्टीप्लाई बाय a क्या होगा? a कुछ भी हो, आंसर 0 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय b क्या होगा? तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये दोनों बिल्कुल खत्म हो गए। पीछे सिर्फ कौन रह गया? यानी वो नंबर रह गया जिनके साथ x नहीं था। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं हुई? वो वाली टर्म रह गई जिसके साथ x नहीं थी। अगर कोई भी टर्म ऐसी है जिसके साथ x है और x में 0 पुट करोगे तो वो टर्म पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सो यहां पे यहां पर ये हमारा क्या है? y इंटरसेप्ट है, बिकॉज ये कौन सा नंबर है यहां पे? कांस्टेंट नंबर। यस और नो? क्योंकि इसके ऊपर x की वैल्यू 0 डालने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहली वाली दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी? अकल इस्तेमाल करें, क्या हो जाएंगी? खत्म। x की वैल्यू 0 डाल के पहली टर्म भी गई, दूसरी टर्म भी गई, क्योंकि पहली में भी x लिखा हुआ था और दूसरे में भी x लिखा हुआ था। क्या सब बच्चे मेंटली प्रेजेंट है या एब्सेंट है? गर्ल्स एंड बॉयज एवरीवन, समझ रहे मेरी बात के नहीं? अच्छा मैं वैसे चलें मेंटल प्रेजेंस की चेकिंग करता हूं जरा। ये है जी आपकी क्यूबिक इक्वेशन, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। मुझे बताएं y इंटरसेप्ट कौन सा वाला है इसमें?
सी है या डी है? डी है। सो रहे थे ना कुछ बच्चे, तो पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। इसमें वाई इंटरसेप्ट कौन बताएगा? डी बताएगा। क्यों? क्योंकि वाई इंटरसेप्ट की कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0, वाई, एक्स की वैल्यू 0 डालें, ये क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू 0 डालें पहली टर्म, इसमें एक्स की वैल्यू 0 डालें दूसरी टर्म, इसमें एक्स की वैल्यू 0 डालें तीसरी टर्म। मैंने तो बड़ा एक डिफाइंड अंदाज में बताया कि पहली क्यूब होगी टर्म, दूसरी स्क्वायर, तीसरी x पावर 1 और चौथी x पावर 0। x पावर 0 तो खुद ही होती नहीं है। फिर पहली टर्म के साथ कोएफिशिएंट a, दूसरी टर्म का कोएफिशिएंट b, तीसरी टर्म का कोएफिशिएंट c और चौथी टर्म का कोएफिशिएंट d डाल दिया। पुट करें x की वैल्यू 0 इसके अंदर। तो मैंने क्या कहा? मैंने पहले भी जब आपने कहा था ना c, मैंने कहा था कांस्टेंट टर्म हमेशा y इंटरसेप्ट बनवाएगी उसका। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? सो इस केस में ये डिफाइन करेगा 0, d आपका क्या होगा इस इक्वेशन का? y इंटरसेप्ट। 0, d क्या होगा? y इंटरसेप्ट होगा। समीर जाग के बैठो। डायग्राम ड्रॉ करूं तो लाइन ऑफ सिमेट्री पंखे की कैसी बनेगी? 3 नहीं बनेगी, 3। क्यों? पंखे की लाइन ऑफ सिमेट्री 3 बनेगी। एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी ऐसी बनेगी, कह रहे हैं क्या ख्याल है? ये वाला एग्जैक्टली इसके ऊपर फोल्ड करेगा और ये वाला उसके ऊपर जाके फोल्ड कर जाएगा। ऐसा ही है कि नहीं? दूसरी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से बनेगी और तीसरी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से बनेगी। स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी होंगी? 4। 2 डायगोनल से भी बनेगी। रेक्टेंगल में डायगोनल से नहीं बनती। रेक्टेंगल में सिर्फ हॉरिजॉन्टली फोल्ड कर सकते हैं पेज को, पेज की मिसाल लें अगर, या आप उसको वर्टिकली आप फोल्ड कर सकते हैं। डायगोनली करेंगे तो एक दूसरे से वो आउट हो जाएगी, लेकिन स्क्वायर में आउट नहीं होता। स्क्वायर में एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर फिट कर जाता है। क्या ख्याल है? ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं जरा अपने इस ग्राफ की। तो इट हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज? इट हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री व्हिच इज व्हिच टाइप ऑफ अ लाइन? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन? वर्टिकल लाइन। पैराबोला की हमेशा किस किस्म की होगी लाइन? वर्टिकल लाइन होगी। कैसी लाइन होगी? वर्टिकल लाइन। और इस वर्टिकल लाइन का, सुनिए, इस वर्टिकल लाइन का जो ग्राफ होगा वो y इक्वल टू समथिंग या x इक्वल टू समथिंग? बताएं ना मुझे। यस, ये देखें इधर, यहां से रेफर करें जरा। वर्टिकल लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू समथिंग, यस और नो? तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी ये होगा x इक्वल टू a। कह दूं, कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि पहले से हम इसको x इक्वल टू a बोल रहे हैं। तो इसकी इक्वेशन कैसी बनेगी? x इक्वल टू a, यानी x इक्वल टू a की लाइन है ये। x इक्वल टू a की लाइन है ये। आज का लेक्चर बेसिक्स के लिए ग्राफ्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने पढ़ाया कुछ भी नहीं, मैं टॉपिक के ऊपर अभी नहीं आया। अभी हम ग्राउंड्स डेवलप कर रहे हैं, हम वोकैबुलरी डेवलप कर रहे हैं अपने ग्राफ्स के लिए। मेरी बात समझ आ रही है सारे बच्चों को कि नहीं? टुडेज लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, तवज्जो रखें। अब एक बात ये होगी। दूसरी बात, इन दोनों की तरफ देख के जरा 2 पॉइंट्स के बारे में फैसला लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये ग्राफ की वैल्यूज ऊपर ऊपर जाती जा रही हैं। क्या आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं? कभी भी नहीं लिख सकते, वो तो इन्फिनिटी तक जा रही है। बट वी कैन डेफिनेटली टेल द मिनिमम पॉइंट। वी कैन डेफिनेटली टेल विच टाइप ऑफ अ पॉइंट? मिनिमम पॉइंट, क्योंकि मिनिमम पॉइंट मुझे ग्राफ में दिख जाएगा। मेरे जो मिनिमम पॉइंट ग्राफ में क्या होगा? नजर आएगा। इस ग्राफ में हमेशा कप शेप में हमेशा कौन सा वाला पॉइंट होता है? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? विच पॉइंट? मिनिमम पॉइंट। कौन सा पॉइंट? मिनिमम पॉइंट है ये वाला। हमेशा मिनिमम पॉइंट के पूछता होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट भी बताएं और इसका वाई कोऑर्डिनेट भी बताएं। इसी तरह से इसका कौन सा वाला पॉइंट एग्जिस्ट करेगा? और मैक्सिमम पॉइंट हमेशा आपके, अच्छा इसको वैसे टर्निंग पॉइंट भी कहते होते हैं। कभी कान में पढ़ी है इस बात टर्निंग पॉइंट की? कान में पढ़ी है टर्निंग पॉइंट की बात? इसको टर्निंग पॉइंट भी कहा जाए, वो बताता हूं क्यों कहते हैं। सो इसको हम यहां पे ये वाला है इसका विच पॉइंट? दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट। और मैक्सिमम पॉइंट के भी एक्स कोऑर्डिनेट भी होता है और उसका
वाई कोऑर्डिनेट भी होता है। यहां तक किसी को कोई चीज समझ ना आ रही तो प्लीज बताओ मुझे। ऑल गुड एवरीवन? बात की बात है, जब तक मैं बोलूँ ना तब तक कभी खामोश। हाँ यूटर्न, हाँ कह सकते हैं कि यहाँ से वो इमरान खान मारेगा, यहाँ से वो यूटर्न मारेगा। हाँ सैड फेस एंड स्माइली फेस कह लें। इट्स लाइक अ हैप्पी फेस एंड इट्स लाइक अ सैड फेस। हाँ कह दें, इसमें आप कह लें कि पॉजिटिव, उसमें कह दें नेगेटिव। इसमें पैसे मांगेगा और उसमें नहीं मांगेगा, क्या कह रहे हैं? हाँ इसमें पैसे मांगेगा। ये अब बच्चों की अपनी, जैसे सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, कुछ कहते हैं सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टू पोज ब्यूटीफुल। तो हर एक ने अपना अपना ये फॉर्मूला याद रखा हुआ है, ठीक है? क्या ख्याल है? ये आपके ऊपर, अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? नॉटी एलिफेंट्स स्विम्स इन वाटर, ये भी एक सेंटेंस है, मैथ्स में पढ़ते हैं, ठीक है? रिएक्टिविटी सीरीज केमिस्ट्री में पढ़ी है ना, किंग नेपच्यून लाइकली कैन मेक ऑल केयरलेस जीलस, नहीं पढ़ी? रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी? नहीं पढ़ी? चलो केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे आप लोग। वो रिएक्शंस की जो सी है ना, जो एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन से वाला है? तो वो किंग के नेपच्यून Na लाइकली लिथियम, किंग नेपच्यून लाइकली कैन Ca कैल्शियम make, king Neptune likely can make all aluminium, all careless and zealous fishermen to sell played haddock and cod for silver and gold। ये कहानी सुनाई जाती है कि एक बादशाह था, उसने अपने तमाम कह लें कि नाअहल और नकम्मे फिशरमैन्स को काम पे लगाने के लिए ये कहा था कि तुम प्लेड, हैडॉक एंड कॉड, 3 मछलियों के नाम है, ये बेचो मुझे, मैं तुम्हें इसके बदले गोल्ड और चांदी से नवाजूंगा। तो किंग नेपच्यून लाइकली कैन मेक ऑल केयरलेस एंड जीलस फिशरमैन टू सेल प्लेड पीबी, प्लेड, हैडॉक एंड कॉड, कॉड फॉर सीडी कभी कोई एलिमेंट होता है, फॉर सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर के लिए AU AG एंड गोल्ड के लिए AU। तो ये पूरे 12-13 एलिमेंट्स मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे से, तो जब तक कहानी ना सुनाई जाए तब तक याद नहीं होती। इन दोनों को टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। टर्निंग पॉइंट इस वजह से आप ये भी कह सकते हैं इसके अच्छा फिजिक्स में ना इस तरह की जो मोशन है ना, ये वाला कैप शेप वाला मोशन, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। एक टॉपिक है आप लोगों का, ठीक है? जैसे नहीं वो क्रिकेट मैदान में फील्डर जब बॉल फेंकता है अपने उसकी तरफ, या बैट से लग के जब जाती है, तो पहले बॉल क्या करती है? फ्लाइट पकड़ती है, फ्लाइट पकड़ के एक स्मूथ उसका एक पूरा पाथ बनता है, उसके बाद नीचे वो आती है। एक पॉइंट, एक ऐसा खास पॉइंट होता है जिसमें पहले वो जो बॉल थी वो हाइट पकड़ती है और उस पॉइंट के बाद वो रुकती है इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए, लेट्स से फॉर 1 माइक्रोसेकंड के लिए वो यहाँ पे आके क्या करेगी? पॉज करेगी। फिर उसके बाद उसका क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगी उसकी? चेंज, नीचे की तरफ हो जाएगी। जिस एंगल से आ रही थी आप नोट करें एग्जैक्टली उसी एंगल से। ये टॉम एंड जेरी में सिर्फ होता है, यूं फेंकेगा ना उसको, तो वहां पे जब उसको एहसास होगा कि मैं ऊपर आ गया, फिर नीचे देखा, फिर नीचे यूं गिर जाएगा वो। ये उधर टॉम एंड जेरी में होता है। लेकिन वो जो नहीं एंग्री बर्ड वाली गेम थी, वो प्रोजेक्टाइल मोशन की बड़ी जबरदस्त मिसाल थी कि उसमें आप लोग उसकी जो सी वो जो कैटापल्ट थी, वो गुलेल जिसको कहते हैं, जिस एंगल में खींचेंगे उसके हिसाब से वो ऊपर जाके वो नीचे आता है। तो जरा समझना, पहले की तरफ जाया जाए, इस तरफ देखते हैं, यहां से जब मूवमेंट की तरफ देखा जाए, इस तरफ ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है और यहां से फिर ग्राफ किधर जाता है? नीचे। तो एक ये खास पॉइंट है जिसमें उसकी जो मूवमेंट या मोशन है वो क्या होती है? तब्दील होती है। जिस पॉइंट में मोशन जाके तब्दील होती है ना, उस पॉइंट को बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। बेशक वो इस अंदाज में देखा जाए या दूसरे अंदाज में देखा जाए। यहां तक मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? बेशक इस अंदाज में देखा जाए या इस अंदाज में देखा जाए, नहीं, इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट है। बिहेवियर वाइज देखा जाए तो वो एक डिफरेंट होता है। मतलब एक ग्राफ के साथ एसोसिएटेड देयर आर लॉट ऑफ वोकैबुलरी थिंग्स जो कि ओ लेवल में आती हैं। बेशक वो फिजिक्स के पेपर में ना आए, लेकिन सर वहां पे डिस्कस करते हैं
इसी तरह से बेशक वो मैथ्स के पेपर में ना आए, लेकिन यहाँ पे डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस। कुछ सवालों को सॉल्व करने के लिए उन टॉपिक को डिस्कस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं जब बात करूंगा इन ग्राफ्स की, तो पैराबोला की तरफ जब मैं आता हूं, मैं भी इस साइड को कवर करूंगा। पैराबोला का जो सा ग्राफ है, इसके कुछ फीचर्स हैं। पैराबोला के फीचर्स लिख लें। स्ट्रेट लाइन आप लोग फुट रूलर से ड्रॉ करते थे, ऐसा ही है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन किससे ड्रॉ करते थे? फुट रूलर से। ये पैराबोला कभी फुट रूलर से ड्रॉ हो सकती है? कभी भी तो फ्री हैंड स्केच है। ये कैसा है? इट्स अ फ्री हैंड स्केच। तो लिखें इसका, इट्स अ स्मूथ कर्व, इट इज अ स्मूथ कर्व, पहली बात। दूसरी बात इसके बारे में लिखें, स्मूथ कर्व इज मेड फ्रॉम फ्री हैंड स्केचिंग। स्मूथ कर्व इज मेड, लड़कियों ने व्हाइट बोर्ड पे आना मुझे लगता है, लड़के थे? अच्छा चलो। स्मूथ कर्व इज मेड बाय फ्री हैंड स्केचिंग। असल में लड़कियों की तरह से हंसे हैं ना, इसलिए। एडल्ट जोक्स। स्मूथ कर्व इज मेड बाय फ्री हैंड स्केचिंग, ठीक है। सेकेंड थिंग, ग्राफ्स आर सिमेट्रिक। ग्राफ्स हमेशा क्या होते हैं? सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब होता है दे हैव लाइन ऑफ सिमेट्री, दे हैव वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। they have vertical line of symmetry। उनकी कैसी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? they have vertical line of symmetry। यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं? each graph has a vertical line of symmetry। any confusion? okay, बस 4 more minutes। मैं भी थोड़ा सा नीट करता हूं, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे काफी बातें हमने एक्स्ट्रा लिख दी हैं। दोनों ग्राफ्स की तरफ हम आते हैं। कोशिश कीजिएगा सिमेट्रिक ग्राफ्स बने। दिस वन लुक्स मोर सिमेट्रिक, ठीक है। इसका ये वाला पॉइंट कौन सा है? इसका मैक्स पॉइंट, विच इज ऑल्सो नोन एज न्यू ग्राफ। बना लें आप लोग भी, थोड़ा डिफाइंड बनाइएगा, छोटे छोटे ना बनाए, थोड़े से बड़े बनाए, ठीक है। डिफाइंड ना बनाए, थोड़े बड़े बड़े बनाए, ठीक है। सो दिस इज द मिनिमम पॉइंट। अभी पूरी लेबल करूंगा इसको। मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, दिस इज ऑल्सो द टर्निंग पॉइंट। ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है फॉर एग्जाम्पल। These two are line of symmetries, vertical lines हैं ये। Lines कैसी हैं? Vertical lines हैं ये। यहां तक सबको समझ आ गई कि नहीं? Yes or no? अच्छा, vertical line of symmetry। अच्छा, ये वाला जो सा पॉइंट है, यहां पे क्या होगा? 0, यहां पे ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? 0, यस और नो? समझ आ रही है कि नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट बात अच्छा, वो जो बात है वो समझाने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज समझानी है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, स्ट्रेट लाइन, उसका थ्रू आउट इट्स लाइफ हमेशा उसका ग्रेडियंट क्या रहता है? कांस्टेंट। ग्रेडियंट क्या रहता है उसका? कांस्टेंट। ये जो बच्चे आज जिनकी क्लास जिन्होंने नहीं ली, उनका नुकसान है ये कि जब कर्व की बात होती है तो इसका हर पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज होता है।
तो जब कभी भी कर्व में कभी आपसे पूछेगा, कभी कर्व में पूछेगा इसका ग्रेडियंट बताओ, तो वो सिर्फ ऐसी बात कभी भी नहीं करेगा कि ग्रेडियंट बताओ, वो बोलेगा ग्रेडियंट बताओ फलाने पॉइंट के ऊपर। मेरी बात समझे जरा, ग्रेडियंट बताओ किसके ऊपर? फलाने पॉइंट के ऊपर। तो हमेशा कर्व का ग्रेडियंट निकाला जाता है उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके। पहली बात क्या है? ग्रेडियंट, पहली बात लिखें, gradient of straight line is constant, gradient of a curve changes at every point, gradient of a curve changes at every point, हर पॉइंट पे उसका ग्रेडियंट डिफरेंट आता है। अगली बात, gradient of a curve is found by drawing a tangent at that point। हर पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट चेंज होता है, तो ग्रेडियंट निकालते कैसे हैं? उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करके। उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करके? क्या ड्रॉ करके? न्यू न्यू नाम आ रहे हैं ना सामने, टेंजेंट। टेंजेंट को अब डिफाइन करते हैं। ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो कर्व को अपनी जिंदगी में सिर्फ एक दफा छू के गुजर